हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो RDY अंकुर। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो कि है CBSE क्लास 10 की रियल नंबर्स की। तो हम आगे बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी जो कि क्या होती है, जो कि होती है A is equals to BQ plus R where R is greater than equals to 0 and less than B। ठीक है, फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से कुछ वैल्यूज का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, या ट्राई किया था और हमने निकाल कर देखा था कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो हमने उससे आंसर गेट किए। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिख ही रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप जानते हैं इवन और ऑड के बारे में। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड कंप्लीटली चला जाता है, या जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो बात कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। मतलब कि अगर हमारे पास b की वैल्यू 6 हो, हम जानते हैं a इज इक्वल टू BQ+R, तो 6q और BQ तो अपन गौर करें तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू कितनी हो रही है? 6 हो रही है। तो गौर करें तो अगर b की वैल्यू 6 हो तो जो हमारे पास ऑड इंटीजर होते हैं वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म का होता है। वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q कोई भी एक इंटीजर है, यानी कि यहाँ पे q की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी होगी, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, लेकिन होगी वो पूरी की पूरी। जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3 आधी अधूरी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है ये, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो वैल्यू पूरी की पूरी होगी, कंप्लीट वैल्यू होगी, है ना। आधी अधूरी वैल्यू एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्वेश्चन से पहले कुछ चीज। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 6q+1, तो हम यहाँ b की वैल्यू 6 कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ होता 2q+1 तो वहां हम b की वैल्यू 2 कंसीडर करते। अगर लिखा हुआ होता 3q+1 तो हम b की वैल्यू 3 कंसीडर करते। अगर इवन और ऑड की बात चल रही है या कुछ और बात चल रही है तो स्क्वायर और क्यूब करने के मैटर में इन वैल्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हम फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वैल्यू दे रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ इवन और ऑड की बात हो रही है तो यहाँ 6q+1 है तो हम b की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अपन जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो अपन देखते हैं कि लेट फॉर एनी रियल नंबर a एंड b। तो जब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, NOS मतलब क्या है? नंबर्स। क्या मतलब है? नंबर्स। तो अपन ने 2 नंबर मान लिए, लेट किए कि a और b 2 रियल नंबर्स है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट a इक्वल्स टू BQ+R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, यानी कि R की वैल्यू जो है 0 और 0 से बड़ी होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, और b से क्या होगी? छोटी होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया? पुट किया b इक्वल्स टू 6। तो जैसे ही हम b इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो हमने क्या देखा? b इक्वल्स टू 6 पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 6q+R हो जाएगा। जहां BQ था वहां पे क्या हो गया? 6q हो गया। तो a इक्वल्स टू 6q+R, जहां R की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, और 6 से क्या होगी? 6 से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। अब हम जानते हैं R की वैल्यू जो है 0 से 6 के बीच में कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। यानी कि b की जो भी वैल्यू होगी उतने ही रिमाइंडर्स हम निकाल सकते हैं। अगर b की वैल्यू 6 है तो हमारे पास 6 रिमाइंडर्स आ सकते हैं। b की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आएंगे। कौन कौन से? 0 और 1। b की वैल्यू अगर 3 है तो 3 रिमाइंडर आएंगे।
कौन कौन से, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो रिमाइंडर भी कितने आएंगे, 6 रिमाइंडर आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अलग अलग रिमाइंडर के लिए हम अलग अलग केस डेवलप करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा केस 1, जहाँ आर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर में प्लस करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आता। तो क्या है, केस 1 में जैसे ही हम आर की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q, ये हो जाएगा केस 1। केस 2 में r इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1। केस 3 में r इक्वल टू 2, तो a कितना हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम केस 4 की तरफ जाएंगे तो देखें, केस 4 r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3। केस 5 में r इक्वल टू 4, तो a की जगह कितना हो जाएगा, 6q प्लस 4। केस 6 में r इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6q प्लस 5। हम यहाँ पे b की वैल्यू भी 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 6 से छोटी ही होगी। तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू 5 तक हमने ले लिए है। तो 6 केस हमारे पास बने। अब जरा हम गौर करें ऑड और इवन के बारे में। तो हम जानते हैं जिन वैल्यूज में 2 का डिवाइड चला जाता है वो होती है इवन। तो अगर मैं केस 1 के बारे में बात करूं, तो केस 1 में अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 का डिवाइड चला जाएगा 6 से, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा, 3q, यानी कि ये क्या है, डिविजिबल है, केस 1 डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं केस 2 कंसीडर करूं तो 2 का डिवाइड अगर दे के देखूंगा तो यहाँ पे 6 है, इसमें चला जाएगा, लेकिन 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड नंबर है, क्योंकि 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है। जैसे ही हम केस 3 पर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6q प्लस 2, तो 6q में भी 2 का डिवाइड चला जाएगा और 2 में भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इवन नंबर। केस 4 में जैसे ही हम 2 का डिवाइड देंगे तो 6q में तो चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऐसे ही केस 5 पे गौर करें तो 6q में जब डिवाइड देंगे तो चला जाएगा और 4 में भी डिवाइड देंगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। और 6q प्लस 5 में देंगे तो 6q में चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। यानी कि अगर बात की जाए केस 1, केस 3 और केस 5 में एक ही वैल्यूज में 2 का डिवाइड जा रहा है, और केस 2, केस 4 और केस 6 में एक ही वैल्यूज में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं, हम क्या लिखेंगे कि इन केस 1, 3 एंड 5 वैल्यूज ऑफ ए आर डिविजिबल बाय 2। हमने चेक किया अभी 1, 3 और 5 में क्या था, एक ही वैल्यू थी, वो 2 से डिवाइड हो रही थी। तो हेंस a इक्वल टू 6q और a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 4 इज इवन नंबर। क्या हो जाएंगे, ये इवन नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही जब बात करेंगे हम केस 2 की, जैसे ही हम केस 2 के बारे में बात करने वाले हैं तो केस 2 में क्या होगा, जैसे ही हम केस 2 के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था अभी, तो केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 2 के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे तो 2 मिनट के लिए वक्त दीजिए, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मामला, तो यहाँ पे हम फिर से चालू करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम बात करेंगे केस 2 के बारे में, तो केस 2 में क्या लिखा हुआ होगा कि इन केस 2, 4 एंड 6, अभी हमने चेक किया था, इन तीनों केसेस में ए की जो वैल्यूज थी वो 2 से डिविजिबल नहीं थी, तो वैल्यूज ऑफ ए आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हेंस a इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इक्वल टू 6q प्लस 5 इज ऑड नंबर। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। और यही हमसे प्रूफ करवा रहा था कि अगर a इक्वल प्रूफ कीजिए, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 जो है ये ऑड नंबर में ही फॉर्म होते हैं, और जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसलिए हैज प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट, यानी कि एक आर्मी ग्रुप जा रहा है, ऑफ
616 मेंबर्स यानी कि 616 मेंबर्स उस आर्मी कंटिजेंट में है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के पीछे 616 आर्मी कंटिजेंट चल रही है। ठीक है, 616 मेंबर्स की आर्मी कंटिजेंट चल रही है, यानी कि आगे 32 बैंड वाले चल रहे हैं, आर्मी बैंड वाले, और उनके पीछे 616 आदमियों की टुकड़ी चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, या शायद टू ग्रुप्स गलत हो गया है, यहाँ लिख रहा है टू नहीं आएगा, तो ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो ग्रुप्स हैं उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, यानी कि हर एक बैंड वाले के पीछे, बैंड वाले जो आदमी हैं, जो 32 बैंड वाले हैं, तो हर एक आदमी के पीछे बराबर बराबर नंबर्स में आदमी, जो 616 आदमी, उनको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे उन 32 आदमियों के पीछे कि हर कॉलम में आदमी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, हर कॉलम में क्या हो, आदमी बराबर हो, ना भी एक किसी भी कॉलम में एक आदमी ज्यादा होगा और ना ही किसी कॉलम में एक भी आदमी कम होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इन विच दे कैन मार्च, जिनमें वो सारे के सारे आदमी मार्च कर सकते हैं। या फिर मैंने थोड़ा गलत समझा दिया, मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा था कि वो कह रहा है कि 632 मेंबर्स को और 616 मेंबर्स को इस तरीके से आपस में कंबाइंड होकर चलना है कि उनको सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, यानी कि जितने भी कॉलम बनेंगे उन सबके अंदर बराबर बराबर आदमी होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, बराबर बराबर आदमी होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमको बनाने हैं जिससे कि वो आराम से एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाए और किसी भी कॉलम में ना ही कोई एक आदमी ज्यादा हो और ना ही कोई एक आदमी कम हो। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने आपको थोड़ा गलत समझा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब मैक्सिमम नंबर्स की बात जब आती है तो मैक्सिमम नंबर्स जब निकालने होते हैं तो हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। जब लोएस्ट नंबर की बात आती है तो हम निकालते हैं LCM, और जब हाईएस्ट नंबर की या मैक्सिमम की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF of 616, 32 will give the maximum numbers of column in which they can march। तो हमें इन दोनों का HCF निकालने से पता चल जाएगा कि कितने कॉलम्स हमको बनाना है जिसमें कि 616 और 32 आदमी सेम क्वांटिटी, सेम नंबर्स के अंदर मार्च कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे, बाय यूजिंग EDA, यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो बाय यूजिंग EDA, तो A equals to BQ plus R where R is greater than equals to 0 and less than B। HCF निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप में R is equals to 0 आ जाएगा उसी स्टेप का डिवाइजर क्या होगा, हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गौर करें तो A की वैल्यू बड़ी होती है तो 616 और B की वैल्यू छोटी होती है तो 32 हो जाएगी। अब जैसे ही हम स्टेप 1 पे जाएंगे तो स्टेप 1 हम गौर करेंगे तो स्टेप 1 जब देखेंगे तो 616 में डिवाइड देंगे हम 32 का। तो जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 616 जो अपन देख रहे हैं 32 का डिवाइड अगर देते हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपल समझाता हूँ। 32 यहाँ लिखा हुआ है 616। ठीक है, तो एक बार साफ कर दूँ, दोबारा समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है 32 का डिवाइड देना है हमें 616 में। हम जानते हैं 32 है या 61 है, तो यहाँ 1 टाइम डिवाइड जाएगा, क्योंकि 32 या 32 या कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ कितना आएगा 32 आ जाएगा। 32 माइनस जब करेंगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ 11 माइनस 2 9, या 5 माइनस 3 2 29 रह गया, और यहाँ पे से नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 है वो नीचे आ जाए तो कितना 296 हो गया ये। तो यानी कि हमें अब 32 का डिवाइड किस में देना है, 32 का डिवाइड हमें देना है 296 में। किस में देना है, 296 में। तो हम जानते हैं 32, तो इसमें 9 टाइम डिवाइड देंगे, पहले 1 टाइम जा चुका है, अब 9 टाइम जाएगा, 1 टाइम और 9 टाइम, तो 19 हो गया ये। तो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 या 27 प्लस 1 28। तो देखा आपने सही दिया है। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा,
8, यहाँ 8 रह जाएगा, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0, कितना रह जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो यानी कि हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगी, स्टेप हो जाएगी 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8 आया है यानी कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल 0, तो हम कहा जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। और जैसे ही हम स्टेप नंबर 2 पे बढ़ेंगे तो मैंने कल आपको बताया था कि स्टेप नंबर 2 पे जब जाएंगे या किस अगली स्टेप पे जब जाते हैं तो पहला वाला डिवाइजर क्या हो जाता है, डिविडेंड बन जाता है, और पहला वाला रिमाइंडर क्या होता है, वो डिवाइजर बन जाता है। अब 32 में डिवाइड देंगे हम 8 का, अपन जानते हैं 8 4 जा 32, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप का डिवाइजर क्या हो जाता है, उसका एचसीएफ हो जाता है। तो हैंस एचसीएफ ऑफ 616,32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी कि दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, यानी कि वो हर कॉलम में कितने आदमी चलेंगे, मतलब हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स होंगे, 8 कॉलम्स होंगे, जिनके पीछे जिनमें वो सारे के सारे आदमी जो है 616 और 32 आदमी जो है वो एक लाइन बनाकर 8 कॉलम्स के अंदर चलेंगे, जिसमें कि किसी भी कॉलम में ना तो एक आदमी ज्यादा होगा ना ही कोई एक आदमी कम होगा, वो बराबर बराबर मात्रा में बराबर बराबर नंबर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।